हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की सारी जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है वो सारी इस एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह आरबीआई से। तो आप देख सकते हैं आरबीआई ने रिसेंटली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है ये बाई मंथली रहती है, वो लॉन्च कर दी है। इसमें बेसिकली अनुमान लगाया जा रहा था कि रेपो रेट है वो सेम ही रहेगा, तो वही सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रिजर्व बैंक कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 4%, तो रेपो रेट अभी भी 4% पर अनचेंज है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आरबीआई की तरफ से की गई है वो है दे हैव कट फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ टू 9.5% फ्रॉम 10.5%। इनके अर्लियर एस्टिमेट थे कि जो भारत की जीडीपी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 इट विड बी अराउंड 10.5%, बट अभी से इसको कम करके इन्होंने 9.5% कर दिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जहाँ पे इकोनॉमी हमें कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिल रही है, तो इस चीज़ को आपको फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा आपको मैं यही कहूँगा, स्टॉक मार्केट से भी थोड़ा सा अभी आरबीआई की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि स्टॉक मार्केट में हो सकता है बबल भी हो, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी कॉशियस होकर ही चलना चाहिए और जितने भी निफ्टी 50 के टॉप जो अच्छे स्टॉक्स हैं वहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट डज द आरबीआई लेटेस्ट सर्कुलर ऑन क्रिप्टो करेंसी मीन्स। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने खुद भी देखा था, कुछ बैंक्स ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सर्कुलर जारी किए थे। यहाँ पे उन्होंने कब बोला था कि आपको अपने कस्टमर को सचेत करना, मतलब हेड ऑफिस की तरफ से वो सर्कुलर इशू किए गए थे कि इनको क्रिप्टो करेंसी से अपने कस्टमर को सचेत कीजिए, उनको बोलिए कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करें। बट आरबीआई ने क्लैरिफाई किया है कि जो इनका 2018 का सर्कुलर था जिसमें इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी, जिसमें बिटकॉइन या फिर जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज रहती हैं जो उनसे अवॉइड करने की बातें की थी, तो उन्होंने कहा है कि ये सारा जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर के ऊपर अब रोक लगा दी है। तो आप देख सकते हैं, डेज आफ्टर सम लेंडिंग बैंक्स क्वेश्चन पीपल अगेंस्ट डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसीज, द आरबीआई मंडे सेट, अब मंडे की बात है, दैट बैंक्स एंड अदर रेगुलेटेड एंटिटीज कैन नॉट साइट इन अप्रैल 2018 ऑर्डर ऑन वर्चुअल करेंसी। तो इनका जो 2018 का वर्चुअल करेंसीज का ऑर्डर था उसको वो साइट नहीं कर सकती हैं एज सेट असाइड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2020। तो इसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2020 में ही सेट असाइड कर दिया है, जो इनका 2018 का सर्कुलर था। तो दोस्तों, यही कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ बिल्कुल आप ध्यान रखिए। बिल्कुल भी यहाँ पे मैं तो यही कहूँगा कि वाइड ही कीजिए, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली बिटकॉइन कितना हाई लेवल पे चल रहा था, है ना, वो बिल्कुल कितना ज़्यादा क्रैश कर गया। ये आपने खुद भी शायद ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को काफ़ी नज़दीकी से ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कोई भी रेगुलेटर नहीं है। जैसे मैं बात करूं, भारत में बैंकिंग सेक्टर को कौन रेगुलेट करेगा, तो आरबीआई, ठीक है, इंश्योरेंस को आईआरडीएआई। तो ऐसे जो क्रिप्टो करेंसीज है यहाँ पे इनको कोई रेगुलेटिंग बॉडी ही नहीं है। जब तक रेगुलेटिंग बॉडी नहीं रही है तब तक पता ही नहीं है कि किस तरह से यहाँ पे प्राइस की मूवमेंट्स होती हैं, तो हो सके तो अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इज बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। तो दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के नाम को तय कर दिया गया है। अब बैंक कर्मी और ग्राहकों का क्या होगा, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो इस साल का यूनियन बजट आया था तो उसमें बोला गया था कि दो पब्लिक सेक्टर बैंक को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो हालांकि हमने रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी देखी थी जिसमें बोला गया था जिन बैंकों का मर्जर हो चुका है वो अभी प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट से बाहर है, बाकी जो बचे हुए बैंक हैं उनमें से दो बैंकों को यहाँ पे प्राइवेटाइज किया जा सकता है। तो ये सारी जो न्यूज़ है वो नीति आयोग के पास भेज दी गई है। इसके अलावा एक इंश्योरेंस कंपनी का भी यहाँ पे नाम आ रहा है जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी है। तो अभी जब तक दो बैंकों का नाम फाइनलाइज नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे हमें खुद से गणना करनी चाहिए कि ये वाला बैंक प्राइवेट होगा या कौन सा वाला बैंक प्राइवेट होगा, क्योंकि दोस्तों आपको भी ये भी पता है कि प्राइवेटाइजेशन करना भी इतना ईजी प्रोसेस नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन फिर से नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अराउंड टल चुका है। तो जब इतनी बड़ी कंपनीज, बीपीसीएल जैसी कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन इतने लंबे समय से अटका पड़ा है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का इतना इजी से प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। प्राइवेटाइजेशन अगर होगा भी तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट अपना हिस्सेदारी ही कम करेगी, पूरी तरह से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बाहर आएगी। थोड़ा डिसइन्वेस्टमेंट अपना स्टेक का यहाँ पे कर सकती है जहाँ पे इनकी प्रोमोटर होल्डिंग रहती है। पीएमसी बैंक रिसीव्स 1229 एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट विड्रॉल। तो हमने देखा था रिसेंटली किस तरह से यहाँ पे क्राइसिस आया था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में। तो आप देख सकते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कैम हिट पीएमसी बैंक रिसीव्ड 1229 एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट्स स्पेसिफिकली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 इलनेस। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अभी भी पीएमसी के जो भी खाता धारक हैं उनके ऊपर अभी भी तलवार अटकी हुई है। आपने देखा होगा काफ़ी यहाँ पे ग्राहकों ने, इवन उनकी डेथ भी हुई थी। तो अभी यहाँ पे बहुत से ग्राहक फिर से पैसा निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे आने वाले टाइम में।
आरबीआई फाइन्स एचडीएफसी बैंक ₹10 करोड़ ओवर रेगुलेटरी वायलेशन। तो आरबीआई ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक को 10 करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया है ओवर रेगुलेटरी वायलेशंस। तो बेसिकली इसमें क्या था, इसमें ये बेसिकली थर्ड पार्टी के जो प्रोडक्ट थे वो सेल कर रहे थे, ज़बरदस्ती यहाँ पे सेलिंग हो रही थी। इवन प्राइवेट बैंक में ये सारा चीज़ें रहती हैं, इसलिए मैं प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने से अच्छा सरकारी बैंक में करता हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती हैं। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो मेन इशू हुआ है वो क्या हुआ था, वो यहाँ पे इशू हुआ था कि जो इनका जो ऑटो लोन का पोर्टफोलियो एचडीएफसी बैंक का है ना, जो एचडीएफसी बैंक का ऑटो लोन का पोर्टफोलियो, उसमें क्या था कि जब भी कोई कस्टमर ऑटो लोन लेने जाता था, एज़ पर जो जितनी भी न्यूज़ आई हैं उसमें, तो उसको थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट सेल किया जाता था। मतलब कि उसको एक जीपीएस है वो लेना ही है, और जीपीएस की कीमत थी अराउंड 18,000। तो ये यहाँ पे लगातार ये प्रेशराइज़ किया जाता था कस्टमर को, और इवन कस्टमर का लोन भी तभी सैंक्शन होता था जब तक वो जीपीएस डिवाइस ना ले, तब तक वो सैंक्शन ही नहीं करते थे। तो जिसके कारण आरबीआई ने यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एडमिट किया और पाया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण इनको 10 करोड़ का आप देख सकते हैं फाइन लगाया गया है। एसबीआई लेट बैंक्स कैन सेल विजय माल्यास प्रॉपर्टीज शेयर्स वर्थ ₹5646 करोड़। तो एसबीआई बैंक के अलावा आपको पता बहुत से और बैंक्स ने भी यहाँ पे लोन दे रखा है। तो जो इनका 5646 करोड़ के आसपास की इनकी जो संपत्ति है, या फिर आप कह सकते हो जो इनके शेयर्स है, उसको सेल ऑफ किया जाएगा। तो एक मैं कहूँगा ये पॉजिटिव न्यूज़ होगी। एसबीआई इसके अलावा जो और भी बैंकों ने इनको लोन दिया है, इसके अलावा आपने देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी है। तो इन दोनों कंपनीज़ को मैं कहूँगा कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आने वाले टाइम में प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ से जो ये लोन की प्रोविजनिंग कर चुके हैं, जो इनको जिसको भी टोटली ये लॉस असेट मान चुके हैं, अगर वहाँ पे कुछ रिकवरी आ जाती है तो कम बैंक का डेफिनेटली पोर्टफोलियो इवन प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एडलवीज वूस स्कोप लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर एमएसएमई। तो आप देख सकते हैं एडलवीज रिटेल फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पे अनाउंस्ड किया स्ट्रेनिंग ऑफ इट्स को लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू एमएसएमई। तो अब एमएसएमई लोन कितने अमाउंट तक का ले सकते हैं, 50 लाख तक का। इससे पहले ये लिमिट थी 10 लाख थी। इसके अलावा अगर इनको कोलेटरल लोन लेना है, जिसको बेसिकली मोर्टगेज लोन बोला था, उसकी लिमिट भी अब 10 करोड़ रुपीज़ तक बढ़ा दी गई है। तो ये कह सकते हैं पॉजिटिव स्टेप है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूवीआई अपॉइंट्स ए के विनोद एज चीफ कंप्लायंस तो ऑफिसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जितने भी बैंक है कंप्लायंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी ए के विनोद को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है ऑन ट्यूसडे। इससे पहले केएल राजू थे, जिसकी जगह पे अब ए के विनोद को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर या आप कह सकते हो सीसीओ अपॉइंट किया गया है। पीएनबी के इस क्वार्टर के रिजल्ट शानदार आए हैं। पीएनबी पोस्ट ₹586 करोड़ प्रॉफिट इन Q4। नेट इंटरेस्ट इनकम जंप्स ओवर 48% टू ₹6937 करोड़। तो कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ है पीएनबी के लिए। इसके अलावा इनके एम्प्लॉयज़ को भी 15 डेज़ का परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव सैलरी भी अवश्य मिल सकती है। बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट ₹250 करोड़ प्रॉफिट इन Q4। तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस Q4 में आप देख सकते हैं शानदार 250 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। इससे पहले अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर ये कंपनी लॉस में थी। तो कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक के लिए। येस बैंक लोअर्स इट्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू 8.5%। तो येस बैंक ने आप देख सकते हैं इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की ग्रोथ है उसको 8.5% कर दिया है। वहीं अभी आरबीआई ने रिसेंटली 9.5% किया है। तो देखना होगा कौन सी एक्यूरेट रहती है, वो हमें नेक्स्ट ईयर मार्च में ही पता चलेगा। आरबीआई रीअपॉइंट्स विश्वावीर आहूजा एज एमडी ऑफ आरबीएल बैंक। तो बेसिकली रत्नाकर बैंक लिमिटेड की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं द रीअपॉइंटमेंट कर दी गई है विश्वावीर आहूजा की एज एमडीओ एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक फॉर ए 1 ईयर पीरियड। तो आप देख सकते हैं रीअपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एट द एजीएम। तो ये बेसिकली एजीएम में इनका जैसे ही शेयर होल्डर का अप्रूवल आ जाएगा तो उसके बाद ये फाइनल हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ टारगेट दिए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड। तो देखते हैं बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट प्राइस ₹107 की एलकेपी सिक्योरिटीज़। तो कह सकता हूँ मैं यही चीज़ की ये मेरे खुद के टारगेट नहीं है, एलपी सिक्योरिटीज़ ने दी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का इस बार कुछ लॉस भी आया था। तो उसका लॉस का रीज़न यही था कि कंपनी ने आप देख सकते हैं टैक्स जो न्यू टैक्स रिजीम आई है उसके कारण कुछ प्रोविजनिंग की है, जिसके कारण कंपनी ने लॉस दिखाया। अदरवाइज कंपनी की अगर मैं हर चीज़ हर पैरामीटर देखूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए भी कम होता हुआ देखने को मिला, इंप्रूवमेंट ही देखने को मिली है। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड भी कुछ टारगेट दिए गए हैं आईएफएल द्वारा। तो आईएफएल हैज़ बाई कॉल ऑन आईडीएफसी बैंक विद ए टारगेट प्राइस ऑफ ₹64। तो यही कहूँगा दोस्तों, ये सारे जो टारगेट वगैरह हैं ये जो भी कंपनीज देती हैं आप अगर चाहे तो उनकी स्टडी कर सकते हो। ये मेरे खुद का कुछ नहीं रहता है, मेरा काम है आपके तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीक्स बैंकिंग सेक्टर अपडेट्स।